करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 11 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 नवंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। शुरुआत करेंगे अपने लास्ट डे के रिविजन सेक्शन से। लास्ट डे जो हम लोगों ने डेली करंट अफेयर में पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे 1 मिनट में। तो हम लोगों ने पढ़ा था विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया गया विद थीम ऑफ रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब बदल करके अजगैबीनाथ धाम किया जाएगा, ये बिहार में है स्टेशन। और अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रणाली शुरू की है। एक योजना के तहत भारतीयों के लिए फटाफट से वीजा सिस्टम क्लियर करेगा। यूएस की सेकेंड लेडी बनने वाली भारतवंशी महिला बन गई ऊषा वेंस। और इसके बाद त्रिसेवा सैन्याभ्यास पूर्वी प्रहार, ये भारत चीन बॉर्डर पर 10 दिवसीय शुरू हुआ है। और स्पीकिंग विद नेचर, ये पुस्तक लिखी है दोस्तों रामचंद्र गुहा ने। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था भूटान बॉर्डर पर तीसरे देश के इमिग्रेशन के लिए, किसी तीसरे देश के, भारत और भूटान के अलावा अगर कोई इमिग्रेशन होता है उसके लिए चेक पोस्ट स्थापित किया गया है, असम में स्थापित किया गया है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके अलावा अनिल प्रधान जो है तीसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ये शिल्प समागम मेला का शुभारंभ किए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, कल के डेली करंट अफेयर के वीडियो से। कल तो संडे था तो रिवीजन हम लोगों ने किया था। संडे के पहले सैटरडे को जो डेली करंट अफेयर था उसका रिवीजन आपने यहाँ पर किया। संडे को वीकली रिवीजन होता है, वीकली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग रिवाइज कर लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया? नेशनल लीगल सर्विस डे। तो नेशनल लीगल सर्विस डे प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल लीगल सर्विस डे लीगल चीजों के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए यह मनाया जाता है। लीगल सेवाएं जो देते हैं उनके प्रति, कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना, ज्ञान फैलाना, ये इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य है। 1995 में इसकी शुरुआत हुई, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी शुरुआत की थी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा की पहली वार्षिक बैठक 12 सितंबर 1998 को नई दिल्ली में हुई थी। अच्छा, ये तो विधिक सेवा दिवस है, कानूनी सेवा दिवस इसे कह सकते हैं। अगर संविधान दिवस पूछा जाए तो आप बताएंगे 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? अपने संविधान को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था और आत्मर्पित किया गया था। ठीक है, देश के 15 अनुच्छेद लागू भी हो गए थे अपने संविधान के। चलिए फिलहाल ये नवंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस हैं, रिवीजन करेंगे। 1 नवंबर को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। कहाँ कहाँ का है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख करके रिवाइज कर सकते हो। ये 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस और 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को ही एक और दिवस जोड़ लो, एक और राज्य का स्थापना दिवस, उत्तराखंड का। ठीक है ना, अभी मैं आपको लास्ट में उसको कवर कराऊंगा, उत्तराखंड का स्थापना दिवस। ठीक है, चलिए क्यों? क्योंकि 9 नवंबर को सन 2000 को यह बना था 27वां राज्य, भारत का 27वां राज्य बना था उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 13 जिले लेकर। चलिए अगला क्वेश्चन। संविधान पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने किस यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे के मामले में 1967 के फैसले को खारिज किया? यह इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पर वीडियो में बनाने वाला था, समय नहीं मिल पाया। हो सकता है कि दिन में आज टाइम मिले तो इस पर वीडियो बन भी जाए। फिलहाल इसमें भी मैं आपको मोटा मोटा समझाने का प्रयत्न करता हूं। देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। ये फैसले के तहत अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में है, यूनिवर्सिटी काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर इसके अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के एक फैसला सुनाया गया है। 1967 में जो फैसला आया था उसी को खारिज कर दिया गया है, मतलब कि उस फैसले को पलट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए एक्चुअली में हुआ क्या था कि साल 1967 में 1967 में 5 जजेस की बेंच ने एक फैसला सुनाया था जिसमें यह कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये अल्पसंख्यक दर्जा इसे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 1920 में स्थापित हुई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और वो भी एक शाही फरमान के द्वारा स्थापित की गई थी, तो अल्पसंख्यक नहीं हो सकती है। ये 1967 में डिसीजन आया था। अब इसी फैसले को पलट दिया गया है। इसमें यह कहा गया है, इसमें देखिए 7 जजेस की बेंच ने यह फैसला सुनाया और ये 4-3 के बहुमत से फैसला आया,
है ना, ये बात ध्यान रखना। 5 जजेस की बेंच का कोई फैसला पलटना होता है तो उससे ऊपर वाली बेंच के पास जाता है मामला, तो इसलिए 7 जजेस की बेंच में है। अब ये भी मामला अगर नहीं क्लियर हुआ तो ये आगे 9 जजेस की बेंच पर जाएगा, उसके बाद फिर फैसला आएगा। अभी भी ये पूरा फैसला नहीं आया, अभी सिर्फ ये आया है कि भाई इसका जो ये कहा गया था ना कि अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिल सकता, वो ये इसमें पलटा गया है। इसमें कहा गया है क्यों नहीं मिल सकता। ये मिल सकता है, इसमें इस बात से ये दावा नहीं किया जा सकता कि 1920 में ये शाही फरमान के अनुसार ये स्थापित किया गया था, तो ये इसका कहीं मतलब नहीं निकलता कि इसलिए ये अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं पाएगा। इसके लिए इन्होंने अनुच्छेद 30 का हवाला दिया और इसमें कहा कि भारत में कोई अल्पसंख्यक अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकता है। अगर कोई अल्पसंख्यक कम्युनिटी के द्वारा कोई इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाता है और उसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है यानी प्रशासित किया जाता है, तो वो अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त किया जा सकता है। ये इस फैसले में कहा गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि भाई अब इसके अगले बेंच में जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में ना डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब रिटायर हो रहे थे। डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब रिटायर हो रहे थे तो उनका आखिरी वाला ये डिसीजन था। ये डिसीजन आ चुका था फरवरी में ही, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और वो अब फैसला सार्वजनिक किया गया है, ठीक है ना। तो ये फरवरी 2024 में ही इस पर फैसला आ गया था, मतलब सुनवाई उसी टाइम खत्म हो चुकी थी। तो फिलहाल ये अभी 4-3 के बहुमत से आया है। अजीज बासा बनाम भारत संघ 1967 में न्यायालय के पिछले 5 जजेस की बेंच के फैसले को पलटा गया है, ठीक है जी। चलिए अगला। अगर यहाँ नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, इस पर अलग से वीडियो दे दूंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा डिटेल से, क्योंकि आराम से जब 15-20 मिनट लेकर के समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है टेक्स्ट बुक की, इसका भी आप फायदा उठा सकते हो। अभी के लिए आप 615 में प्राप्त कर सकते हो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो 1 साल के लिए बाय यूजिंग कोड एमजेटी कूपन कोड यूज करोगे तभी आपको ये 615 में मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबका मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के टेस्ट और सैंपल टेस्ट, बहुत सारी चीजें यहाँ पर एनालिसिस के साथ मिल जाती हैं। टेक्स्ट बुक वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट का, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जो, उस पर क्लिक करना, जाना, एमजेटी कूपन कोड यूज करना, तो आप इसको एक्सेस कर पाओगे। हाल ही में दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन या उद्घाटन किसने किया? तो दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया है अपने सीडीएस, वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी ने। ये सेकंड नंबर के सीडीएस हैं। भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत जी, जनरल बिपिन रावत जी का निधन हो गया था और उनके बाद ये बनाए गए थे। तो जनरल अनिल चौहान जी जो हैं, ये अभी भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में उद्घाटन किए हैं, ठीक है। इसमें तीनों सेना प्रमुखों के साथ महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसमें वैश्विक भारतीय थिंक टैंक, सार्वजनिक और निजी उपक्रमों, शिक्षाविदों, शोध विद्वानों, इन सब में भारतीय सैन्य इतिहास, सैन्य विरासत, इन सब का ध्यान केंद्रित करना ये शामिल था। कुल मिलाकर के चाणक्य जैसे रक्षा वार्ता हुई थी ना अभी कुछ दिन पहले ही, मैंने बताया था आपको, नई दिल्ली में हुई भी हुई थी, तो ऐसे ही एक और वार्ता हुई है। एक्चुअली में हम लोग ना इस समय बड़ी विषम परिस्थिति में आ गए हैं। पाकिस्तान है, लड़ने की औकात नहीं रखता है, लेकिन दिक्कत यह है कि वहां पर कहीं कोई सनकी आ गया और इधर उधर कर दिया वहां के वेपन्स का, तो भी दिक्कत है। इधर चाइना से तो अभी कुछ पेट्रोलिंग को लेकर के समझौता हुआ है, तो ऐसा लग रहा है चाइना से रिलेशन सुधरेगा, लेकिन चाइना पर भरोसा भी नहीं कर सकते। इधर बांग्लादेश है, बांग्लादेश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बहुत सारा सपोर्ट हो रहा था, सब कुछ चल रहा था, लेकिन वहां पर सत्ता ही गिर गई और मोहम्मद यूनुस आ गया, तो वहां पर भी डर बना हुआ है। मालदीव है, मालदीव कभी कभी ये चाइना की तरफ कूद जाता है, कभी कभी भारत की तरफ आ जाता है, तो काफी टेंशन चल रही है। ऐसे में बार बार समय समय पर तीनों सेना प्रमुखों की बैठक चल रही है कि कहीं भी अगर कुछ भी हो तो ऐसा ना हो कि बैठकर प्लानिंग बनाना पड़े, पहले से तैयार रहो। फिलहाल आप भी पहले से तैयार रहना चाहते हैं तो साइंस की ई बुक ले सकते हैं। 1100 प्लस क्वेश्चन इसमें रेलवे स्पेशल के हैं जो रेलवे एग्जाम से पूछे गए हैं। आप एमजीटी ऐप से जाकर इसे ले सकते हो। हुरून इंडिया परोपकारी लिस्ट आई है, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? हुरून इंडिया की परोपकारी लिस्ट जो आई है, फिलांथ्रोपिस्ट की लिस्ट आई है, इसमें टॉप पर हर बार की तरह इस बार भी हैं कौन? कौन है? शिव नादर। शिव नादर जो कि HCL के, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड के, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, हेडक्वार्टर भी कई बार पूछा जाता है, तो हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है, इसके फाउंडर रहे और चेयरमैन अमेरिटिस अब हो गए, क्योंकि अपनी बिटिया को इन्होंने चेयरपर्सन बना दिया है, रोशनी नादर मल्होत्रा को। तो फिलहाल शिव नादर जो है, जो कि चेयरमैन अमेरिटिस हैं हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड के, इन्होंने एक साल में 2100 करोड़ से ज्यादा का दान किया है। 2100 करोड़ दान किया है इन्होंने, पर डे लगभग 3 करोड़ रुपए इन्होंने दान किए हैं। तो 2153 करोड़ का दान किया इन्होंने
और 2023-24 के वित्तीय वर्ष में सबसे बड़े ये दानवीर बनकर आए। दूसरे पर मुकेश अंबानी है, 407 करोड़ रुपए इन्होंने दान किए रिलायंस फाउंडेशन। भाई इस बार बेटे का विवाह ही इनका करना था। बजाज परिवार, बजाज ग्रुप ट्रस्ट ने 352 करोड़ का दान किया। ये फिलांथ्रोपिस्ट की लिस्ट है और काफी अच्छी चीज है। फिलहाल सबसे उदार महिला परोपकारी की बात की जाएगी तो रोहिणी नीलकेणी है, इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, ठीक है। और सबसे युवा परोपकारी में निखिल कामत है। निखिल कामत मुझे आप कमेंट करके बताओ ये किसके फाउंडर हैं, कमेंट करके बताइए। जेरोधा के फाउंडर है ना, मैं ही बता दे रहा हूँ। अस्त्र हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो अस्त्र हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ये अभी आयोजित किया गया कहाँ पर? ये आयोजित किया गया पुणे महाराष्ट्र में। अस्त्र हिंद, आप देखो यहाँ ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान, ठीक है ना, यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है अस्त्र हिंद। तो ये एक्सरसाइज का अभी तीसरा संस्करण हुआ 2022 में, 8 से 21 नवंबर तक चल रहा है, पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच और कौन कौन सा होता है? भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच असिंडेक्स होता है। देखो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, ठीक है ना, तो ये असिंडेक्स होता है। इसके अलावा तरंग शक्ति भी होती है। इसके अलावा मालाबार, मालाबार में क्योंकि 4 देश होते हैं क्वाड, इसमें भारत जापान यूएस और ऑस्ट्रेलिया होता है, तो क्वाड में भी भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया रहती है, ठीक है। और महाजन राजस्थान में पहला संस्करण किया गया था 2022 वाला। अगला, ये और बाकी के अभ्यास हैं, रिवीजन करेंगे आज। पूर्वी प्रहार भारतीय सेना ने किया पूर्वी लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख कह सकते हो या कहें भारत चीन सीमा पर, पूरा एलएसी पर चल रहा है ये। विनबैक्स, विनबैक्स जो है वियतनाम और भारत के बीच में होता है, वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज, तो ये अंबाला में हरियाणा में हुआ। अभ्यास गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया ने जकार्ता में किया। वज्र प्रहार भारत अमेरिका ने किया। समुद्री साझेदारी भारत जर्मनी ने किया। नसीम अल बहर भारत ओमान के बीच में गोवा के तट पर हुआ। मालाबार देखिए ये बंगाल की खाड़ी में हो रहा है, क्वाड देशों के बीच। काकड़ू ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार अर्जुन एरेगेसी विश्व शतरंज रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? अर्जुन एरेगेसी ये ग्रैंड मास्टर हैं भारत के, ठीक है ना, चेस के शतरंज के खिलाड़ी हैं, ग्रैंड मास्टर हैं, और ये पहुंच गए हैं दूसरे स्थान पर। आप देख पाओगे आर्टिकल है, अर्जुन एरिगेसी मेक्स हिस्ट्री बाय क्लाइंबिंग नंबर 2 ऑन फिडे रैंकिंग। तो फिडे वर्ल्ड चेस रैंकिंग में ये दूसरे पर पहुंच गए हैं मैग्नस कार्लसन के बाद। ये भारत के 54वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे। 2022 की भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप में इनका भी हिस्सा था, ये जब जीती थी भारत। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 में एलेक्सी सराना पर अपनी जीत के बाद ये दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं। अच्छा, फिडे वर्ल्ड चेस रैंकिंग में टॉप पर कौन कौन है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए टॉप में पुरुषों में अगर बात किया जाए तो अब इसमें मैग्नस कार्लसन है, 2831 येलो पॉइंट है इनके। विमेन्स में बात की जाए ओवरऑल तो चाइना की आपको यिफान होउ दिखेंगे, यिफान होउ, ठीक है, इसमें सेकंड नेम पहले लिखा जाता है और फर्स्ट नाम बाद में लिखा जाता है। ऐसे ही मैग्नस कार्लसन जो है ये कहाँ के हैं? अच्छा ये नॉर्वे के हैं, नॉर्वे का फ्लैग है ना, नॉर्वे के हैं, और ये चाइना की हैं, ठीक है। जूनियर्स में अगर बात की जाए तो इसमें डी गुकेश जो है ये पहले पर हैं, डी गुकेश 2783 पॉइंट के साथ। गर्ल्स में बात की जाए मतलब कि जूनियर गर्ल्स ही हुआ लेडीज में, तो दिव्या देशमुख है, 2 भारतीय यहाँ पर है टॉप पर, ठीक है। अगला, किस देश ने नवंबर 2024 में अपना दूसरा उपग्रह जिमसैट 2 लॉन्च किया? जिमसैट 2 ये जिम्बाब्वे सैटेलाइट है, तो जिमसैट आप ऐसे पढ़ लेना, जिम सैट, जिम्बाब्वे सैटेलाइट है ना, तो यहां से डिकोड हो जाएगा। जिम्बाब्वे सैटेलाइट इसका दूसरा वाला है, जिमसैट 1 पहले लॉन्च किया गया था, अब जिमसैट 2 लॉन्च किया गया है। दोनों ही इसने रसिया की कंपनी की मदद से या कहें रसिया की मदद से लॉन्च किया हुआ है। तो ये कृषि संसाधन, मानचित्रण, पर्यावरण निगरानी इन सब के लिए होगा। तो यानी कि ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही रहेगा। लोअर अर्थ ऑर्बिट में डालने का सैटेलाइट सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसकी बढ़िया क्लियर इमेजिंग मिल जाती है। जहां कहीं पर भी आपको कृषि संसाधन, खनिज जो संसाधन होते हैं जमीन के नीचे, या मैपिंग या पर्यावरण, इन सब की निगरानी करने वाली चीजें आएंगी तो इसका मतलब आप समझिएगा वो निचली कक्षा में ही है ना। जब कम्युनिकेशन की बात आएगी तो आप समझिएगा वो जियो स्टेशनरी है सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी मतलब कि पृथ्वी के साथ साथ घूम रही है ना, 36,000 किलोमीटर पर डाली गई है। तो ये फिलहाल अभी ये निचली कक्षा में है। वोस्तोन चिकी कोस्मोड्रोम रूस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। जियोसैट 1 2022 में लॉन्च किया गया था। जिम्बाब्वे कहाँ है? जिम्बाब्वे एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीका में आप आएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप आओगे अफ्रीका में। अफ्रीका में नीचे आपको कल साउथ अफ्रीका के बारे में बताया था, जस्ट उसके आपको यहाँ दिख जाएगा जिम्बाब्वे, ठीक है। चलिए अगला, किस देश के मानव अधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया?
पूरा का पूरा मानवाधिकार ही सिस्टम यहाँ पर इस्तीफा दे दिया। कहाँ पर ऐसा हुआ? ऐसा हुआ दोस्तों बांग्लादेश में, और बहुत अच्छा किया गया। कारण यह है कि वहां पर मानव अधिकार वालों की कोई सुन ही नहीं रहा है। ह्यूमन राइट्स जैसा कोई चीज चल ही नहीं रहा है, कोई ह्यूमन राइट्स का ख्याल ही नहीं रख रहा है। हिंदुओं पर अटैक्स हो रहे हैं, माइनॉरिटीज पर अटैक्स हो रहे हैं, और यहाँ तक कि अभी कल तो इस्कॉन वाला भी मामला खूब मतलब गरमाया, काफी कुछ हुआ। तो मानव अधिकार आयोग जो वहां पर था ना, उसके सभी सदस्यों ने पूरा का पूरा इस्तीफा दे दिया है, और कहा है कि भाई वहां ऐसी चीजें चल रही हैं, राजनीतिक हिंसा, भीड़ हिंसा, ये सब चल रहा है। यहाँ जहां हम सुनने वाले हैं वहीं पर हम लोग की आवाज सुनी जानी चाहिए, सुना सकते हैं। यहाँ पर तो सुनने की बात छोड़ो, अगर अपने आवाज उठाने जाएंगे तो वहां कटा दिए जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने पूरे के पूरे NHRC जो बांग्लादेश की है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सब ने इस्तीफा दे दिया। इसके अध्यक्ष हैं कमाल उद्दीन अहमद। 7 नवंबर 2024 को ये स्थापित हुआ था। 7 नवंबर को इन्होंने इस्तीफा दिया। 5 अगस्त को 2024 को याद होगा, शेख हसीना वहां से देश छोड़ करके भागी थी, तब से भारत के शरण में है ये। अगला, अगर बांग्लादेश देखना चाहोगे तो ये रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश से एक ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि है ये, जो कि आपको नहीं पता होगा, बाकी सब तो आपको पता ही है, जो कि है इसका बॉर्डर। ठीक है ना, बांग्लादेश से भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ये बात ध्यान रखना। सबसे लंबा बॉर्डर लगाता है, कितना किलोमीटर का? 4096। ठीक है ना, 4096। चलो गणित वालों बताओ किसका ये स्क्वायर होता है? 4096। तो इसका इतना किलोमीटर जो है ये अपना बॉर्डर लगाता है भारत, और भारत का सबसे लंबी सीमा, थल सीमा, बांग्लादेश से शेयर होती है। चौथे LG कप हॉर्स पोलो 2024 टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चौथे LG कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट जो है लद्दाख में आयोजित किया गया। ये LG नाम भी है, LG के द्वारा यहाँ आयोजित भी कराया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो पूर्व रह चुके हैं BD मिश्रा जी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, चौथे LG हॉर्स इसका कप का। ठीक है, तो ये सेवानिवृत्त हालांकि अब हो चुके हैं, लेकिन जब ये थे तब इन्होंने ही शुरुआत किया था। युवा सेवा एवं खेल विभाग केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के द्वारा आयोजन किया जाता है। प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं, घोड़ों पर रेस होती है। ठीक है, लद्दाख में। 9 नवंबर 2024 को निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? शुरू में मैंने आपको बताया 9 नवंबर को किसका राज्य का स्थापना दिवस? उत्तराखंड का। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 9 नवंबर को सन 2000 को। 13 जिले लेकर के अलग हुआ था। आज भी यहाँ पर 13 जिले ही हैं। ठीक है ना, आज भी यहाँ पर 13 जिले हैं। शुरुआत में इसका नाम उत्तरांचल था, लेकिन आगे 2007 में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है ना, तो उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस जो है ये मनाया गया, 27वां राज्य ये बना था। चलिए, उत्तराखंड कहाँ पर है? तो अगर आप देखोगे मैप में तो ये रहा उत्तर प्रदेश, ऊपर जैसे स्थित उत्तराखंड। देहरादून इसकी कैपिटल है, लेकिन ये कौन सी कैपिटल है? विंटर कैपिटल। गैरसैंण इसकी समर कैपिटल है। मैं लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ये समर कैपिटल है, ये विंटर कैपिटल है। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से CM हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। सभी ताल जो हैं, 3 ताल को छोड़कर, सूरज ताल, चंद्र ताल और भोज ताल, ये 3 ताल को छोड़कर बाकी सभी ताल जो हैं उत्तराखंड में है। ठीक है, माता ताल, भीम ताल, राकस ताल, सब ताल, नैनीताल। तो 3 ताल में 2 ताल जो हुआ सूरज ताल और चंद्र ताल, ये यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में, और भोज ताल कहाँ पर है? भोजताल भोपाल से याद रख सकते हो, मध्य प्रदेश। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, बाद में बदला गया, जिम कॉर्बेट किया गया, और अभी फिर बदल करके इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, याद रहेगा। राजाजी नेशनल पार्क भी याद रखना, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान याद रखना। मानव नीति, लिपुलेख, 3 प्रमुख दर्रे हैं, ये रट जाने चाहिए। इतनी बार मैं आपका ये रिविजन करवाया हूं, आपको रटा हो जाना चाहिए ये सब। आगे बढ़ते हैं। बस खत्म आज का दिन का ये टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर जरूर करना। इसकी क्विज PDF आपको MZT ऐप पर मिलेगी। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय PM विद्या लक्ष्मी पोर्टल का प्रबंधन करेगा? तो भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय इसका मैनेजमेंट करेगा। जानते हो विद्या लक्ष्मी योजना पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई है, 10 लाख तक लोन मिलेगा बिना किसी गारंटर के। महासागर के तीसरे संस्करण की अध्यक्षता किसने की? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी ने की, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है भूटान भारत से किस राज्य से सीमा साझा करता है। भारत के किन किन राज्यों से भूटान का बॉर्डर शेयर होता है, कमेंट करके बताइए। रोहिणी नैयर पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी के साथ कितने रुपए की नगद धनराशि दी जाती है? दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, कल की वीडियो देखे होगे, जरूर आंसर कर पाओगे, तो आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर कीजिए। इसके अलावा साइंस की ई बुक लीजिए, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।